क्लास 9 में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आपको सबसे पहले पढ़ना है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ने के लिए हमें वर्ण विचार पर थोड़ा नज़र डालना होगा। चलिए हम देखते हैं वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अथवा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। अर्थात वर्ण किसे कहते हैं तो मूल ध्वनि को कहते हैं, अथवा ध्वनि के लिए जो चिन्ह है उसे भी हम वर्ण कहते हैं, और जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे भी कहते हैं। और जो चिन्ह है जिन्हें लिपि कहते हैं उन्हें भी हम वर्ण ही कहते हैं। और लिपि क्या है? अ आ क ख आदि लिपि है। हिंदी में वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ये सब तो हम पहले जानते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वर्णमाला क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो वर्ण यानी चिन्ह जो बनाए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। देखिए, हिंदी वर्णमाला के मानक रूप, मानक अर्थात होता है विद्वानों द्वारा माना गया जो रूप, विद्वानों ने जिन्हें मान लिया उन्हें मानक रूप कहते हैं। तो स्वर वर्ण क्या है? अ से लेकर अ तक स्वर्ण वर्ण माना जाता है। अंग अह नहीं माना जाता है। अ तक है, देख रहे हैं आप। और अंग अह ये अनुस्वर हो गया अंग, और विसर्ग होता है अह, अ में लगा दिए तो, और आगत माना गया एक आ पर, अ पर आ दे करके चांद लगा दिया औ गया, ये इसे आगत कहा जाता है। ये व्यंजन वर्णों का ही इनका उच्चारण इनका व्यंजन वर्ण की तरह इनका उच्चारण होता है, अंग और अह का या अ का। इसी तरह ये, इसीलिए ये व्यंजन में ही आते हैं। अब व्यंजन वर्णों का समूह देखिए आप। क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क से लेकर पूरा अंगों तक आता है। देखिए, अब इसे हम बड़े क्लास में क ख बार बार नहीं पढ़ते हैं। इसे हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कहकर पढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद य र ल व अंतस्थ कहलाते हैं। य र ल व। उसके बाद ये उष्म हो गए, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। और संयुक्त व्यंजन हो गए अक्ष, त्र और ज्ञ और ये स्र। ये दो दो अक्षर के मेल से बने हैं। आगत व्यंजन हैं ज और फ। हमें पढ़ना है वर्ण विच्छेद। तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। देखिए, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वोवेल है। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना अवरोध यानी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ये हैं, फिर अ से लेकर देखिए ये अ तक हैं। देख रहे हैं, ये अ से लेकर अ तक हैं। एक अ दे दिया गया पीछे से। और यहाँ पे यही बताया गया है कि अह, अंग, अह नहीं है, ये इनका उच्चारण व्याकरण की तरह होता है। देखिए, यद्यपि पारंपरिक वर्णमाला में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, यानी पहले से लिखा जाता है, पर वास्तव में अंग अनुस्वार और ये अह विसर्ग है। ये उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ही हैं। स्वर के बाद इनका प्रयोग होता है, जैसे अंक, इंगित, अतः, प्रातः इत्यादि। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में
प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। और जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आए हैं, जिन्हें हम तत्सम कहते हैं, वही हुए संस्कृत के शब्द। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, उसी व्यंजन वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। देखिए इसमें जैसे गंगा, पंकज। गंगा इसका अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है क ख ग घ ङ। ये ङ या उसी जैसा उच्चारण होगा गंगा, पंकज। घंटा, डंडा, ये मूर्धन्य इसमें बीच में आ रहा है। ट ठ ड ढ का ये पंचम वर्ण आ गया मूर्धन्य। यहाँ देखिए मंच, कुंज, ये च छ ज झ यो आया। जो है इसका पंचम वर्ण आ गया। दोनों में दंत, त का बंद, द का पंचम वर्ण त थ द ध न आया। ये पंचम वर्ण की तरह इसका उच्चारण होता है। ये मानक भाषा ये है कि सभी पंचम वर्ण की जगह केवल अनुस्वर का प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है और उसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे प्रातः, देखिए री स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे कृष्ण, घृत, कृपा आदि। इसका उच्चारण प्रायः उत्तर भारत में री की तरह होता है। इसको री को लिखते हैं दूसरे से, लेकिन री ही बोलते हैं। और अंग्रेजी की एक स्वर ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से आगत शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर इत्यादि। स्वरों के भेद। हिंदी में स्वरों के मूलतः दो भेद हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। देखिए निर्नुनासिक में क्या है, 1 नंबर निर्नुनासिक स्वर। इसमें अ से लेकर पूरा औ तक, देखिए औ तक है और इसी में सब में अनुस्वार लगा दिया गया तो वो हो गया अनुनासिक। देखिए यद्यपि अनुनासिक स्वर के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो ये चंद हट जाता है। चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु जैसे दिखाया गया है का प्रयोग होता है। उल्लेखनीय है कि हिंदी के सभी निर्नुनासिक स्वरों के नासिक के रूप होते हैं, यानी हिंदी में जितने स्वर हैं अ से लेकर अ तक वे निर्नुनासिक हैं, लेकिन उसका चंद्रबिंदु लगाया जाता ही है, उसका प्रयोग होता ही है। ये इसका मतलब हुआ। इन स्वरों के अर्थभेदक उच्चारण पर ध्यान दीजिए। देखिए ये सब बताया है, अ से लेकर के अ, आ, हर्षे दीर्घ, ए ओ अ तक दिखाया गया है बिना अनुस्वर का। ये निर्नुनासिक हो गया। और सब में कहा कि सब में लगता ही है, तो देखिए यहाँ सब में अनुस्वर लगाया गया, लगाकर इसका शब्द बनाया गया है। देख रहे हैं आप। चूँकि हमको आगे चांद बिंदु का भी यानी अनुनासिक, चांद बिंदु को अनुनासिक बोला जाता है, अनुनासिक का भी अनुस्वार का भी पढ़ना है, चांद बिंदु का भी हम लोग पढ़ना है, केवल चांद का भी पढ़ना है। इसीलिए यहाँ थोड़ा इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है। आगे देखते हैं, अनुस्वार का अलग से देखिए। अनुस्वार, जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय ऊपर केवल बिंदु, जैसे बिंदु दिखाया गया आपको, लगाया जाता है। किसमें? ये अनुस्वार में लगाया जाता है, हम लोग लगा चुके हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, कंधा, कंठ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसमें भी होता है कम समय, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ होगा, आ नहीं होगा, हर्षी होगी, दीर्घ नहीं होगा, ऐसे करके एक छोड़ करके होता है। देखिए अ हर्षों में उल्टा या दीर्घ ही दे दिया है, जबकि हर्ष ही होना चाहिए था।
देखिए यहाँ दिखाया गया उन्हें हर्ष स्वर। हर्ष में यहाँ देखिए जैसे अ, यहाँ हर्षई होता है, हर्षई, हर्षऊ, री, हर्ष स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में होता है, इसमें उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की तुलना में अधिक समय, 2 मात्रा का समय यानी लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए वहाँ पे जो दिया है अ के बाद हर्षी होना चाहिए था, दीर्घई नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलती से हो गया दीर्घई, वहाँ अ होता है, हर्षई, हर्षऊ और री। और यहाँ देखिए आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए ओ अ है, ये दीर्घ स्वर हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये दीर्घ स्वर हर्ष स्वरों के दीर्घ रूप नहीं हैं। ये वर्ण अपने आप में स्वतंत्र हैं, यानी ये हर्षों का ये रूप नहीं है, ये सब दोनों अलग अलग अपने आप में स्वतंत्र। क्रम से देखिए, अ मात्रा चिन्ह नहीं होता है, आ का होता है। सारा मात्रा जैसे हम लोग पढ़े आकार, हर्षिका, दीर्घिका देखते जाइए, ये सारा दिया हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में। देखिए कैसे लगाया हुआ है, देख रहे हैं ये। तो क में अ का कोई मात्रा नहीं, लेकिन क में लगाने से तभी क बोल सकते हैं, नहीं तो कह बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। यही हम लोगों को वर्ण विच्छेद में पढ़ना है कि देखने में क लगने वाला अक्षर भी, शब्द भी, उसमें भी स्वर वर्ण मिला हुआ है, और कहाँ कैसे मिला इसी को हम लोगों को वहाँ दिखाना है। जैसे क में आ मिला हुआ है, क में हर्षई की लिखना है तो क हलंत देके हर्षई लगाएंगे तब की होगा। क दीर्घई लिखना है तो क हलंत देके जोड़ दे करके प्लस दे करके दीर्घई लगाएंगे तब क दीर्घई होगा। क हर्षऊ अगर लिखना है कु, तो क हलंत जोड़ हर्षऊ और तब लिखेंगे तो बराबर होगा क हर्षऊ का कु होगा। इस तरह से ही हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वर्ण विच्छेद करना है, इसलिए इस पर विचार करना थोड़ा ज़रूरी था। आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा इतना। अयोग वाह में हम लोग अभी पढ़ा अंग और अ आता है, अनुस्वर विसर्ग दोनों ध्वनियाँ, न स्वर है न व्यंजन। इनको विद्वानों ने न स्वर माना है न व्यंजन माना, चूँकि व्यंजन की तरह उच्चारण होता है और स्वर वर्ण में ही अनुस्वर लगा दिया जाता है, इसलिए दोनों में से कोई नहीं है, ये अलग से इनका प्रयोग होता है। इन दोनों के साथ योग नहीं है तो ये क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। इन्हें कौन कौन से हैं भाई, ये अंग और अह। तो बाकी के हम और दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।